बैठे सर, क्या सोच रहे हैं? आगे आ जाए, जगह खाली है आपकी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? कैसा लग रहा है सर? ये सोचा ही नहीं कैसा लग रहा है। सुबह सुबह आना कैसा लग रहा है सर? कितने दिन ये अच्छा लगेगा? क्या बात है, अच्छा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी बात सही है। आ रहे हैं सर जी, आ रहे हैं, पहले दिन तो आ रहे हैं सर, कमाल हो गई जिस तरह घेर घेर के आ रहे हैं। बड़े अरसे बाद आज ऐसा हुआ है कि जब मैं क्लास में एंटर हुआ हूं तो अच्छी साइजेबल तादाद मौजूद थी। नहीं मतलब, लेकिन कुछ फिर भी मेरी तरह टहलते टहलते आ रहे हैं। जी सर जी, अब आप जिस लेवल पे आ गए हैं, FA2 लेवल पे, अब आपके साथ ये बात करना कि ये डेली बेसिस पे पढ़ने की गेम है। साथ साथ पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है। मेरे ख्याल ये बातें आपके हॉल ने आपको बता दी। पिछले महीने अगर अपनी जिंदगी में रहे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, तो आई होप कि बातें अब आपको नेक्स्ट सेशन में याद रहे। क्या एक्सपीरियंस है उस हॉल में? नहीं मतलब, क्या वो एग्जाम हॉल आपको कुछ बदलने में कामयाब हो सका? क्या चेंज महसूस करते हैं अब आप? कोई नहीं, 1 मिनट सोच लेते हैं, काफी अर्सा हो गया, सितंबर अक्टूबर। नहीं सर, ये गेम सीरियस है सर, कम से कम आई होप कि आप इस बात को तो एक्नॉलेज कर लेंगे। जितनी मर्जी तैयारी हुई, एग्जाम में जो पेपर आता है वो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग पेपर होता है। आपको कुछ ना कुछ वहाँ बैठ के करना पड़ता है। जितनी अच्छी मर्जी तैयारी, एक सवाल जो भी सामने आता है नया, उसको अटेम्प्ट करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो मिनिमम तो डेफिनेटली ये है कि आपकी अच्छी तैयारी हो, लेकिन उसके बाद फिर डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है एग्जाम में। तो उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वंस अगेन अकाउंटिंग है, सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बेस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, अटेम्प्ट करना है, रोज का रोज पढ़ना। ठीक है, वही बातें, लेकिन इम्प्लीमेंट करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैंने जब भी क्लास के स्टार्ट में बात की है कि सुबह सुबह आते कैसा लग रहा है, ये हमारा इस क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अच्छी बात है, फर्स्ट डे था, आप लोग जरा मोटिवेट होंगे कि जो पहले दिन चलते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी। पूरा सेशन आप, ये क्लास का टाइम अब 8 o'clock ही है। डेफिनेटली भी वर्क के साथ साथ इसने जरा दिन में और छोटा होना, सर्दियाँ आनी। आज तो डेफिनेटली मैंने जरा क्लास स्टार्ट करते हुए 5-6 मिनट जरा वेट कर लिया सब लोगों का। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जिस तरह सिलेबस होता है, जितनी चीज़ें कवर करनी होती हैं डेली बेसिस पे, हमारे पास बस लिमिटेड से टाइम पीरियड होता है जिसमें सब कुछ कवर करना पड़ता है। कुछ आपकी तरफ से भी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी टाइम पे ही हूँ। ठीक है सर, तो पहले ये चीज़ इस क्लास के डायनेमिक्स में आपको समझने की जरूरत है कि प्लीज टाइम पे आए। ठीक है, और टाइम का मतलब क्या है? नहीं, कोशिश डेफिनेटली उसी की करेंगे तभी आ सकेंगे। और उसके लिए फिर डेफिनेटली ये भी रिक्वायर्ड होगा कि आप रात को टाइम पे सोएं। अब 7-8 घंटे तो मेरे ख्याल है ऑन एवरेज हर पर्सन के एक नॉर्मल नींद का टाइम है। उसके हिसाब से टाइम मैनेज करें। मैं कोई बहुत ज़्यादा भी मुश्किल बातें आज नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवाना शायद मेरा काम जरूर है। ठीक है सर। बाकी जो FA2 अब है, डेफिनेटली अब सब लोग ने FA1 तो कवर की हुई है। कोई FA1 और FA2 इकट्ठा तो नहीं पढ़ा? होपफुली कोई ऐसा तो नहीं होगा। तो इट मीन्स FA1 का जो नॉलेज है उसी की बेस पे बस फिर FA2 की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये मुश्किल नहीं है। FA1 में तो हो सकता मैं आपको कहता रहता था कि डेफिनेटली मुश्किल है, उसका लेवल ज़रा ज़्यादा था, लेकिन आफ्टर दैट स्टडी उसी की इन्हांसमेंट समझा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने पढ़े पहले, उसकी जगह आप नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वही है, लेकिन मेजोरिटी चीज़ें आप एक दफ़ा फिर नहीं आएंगी। लेकिन क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट का होपफुली कोई इशू नहीं है,
अगर आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड्स बोले जाए, कैश फ्लो वर्ड बोला जाए, चेंजेस इन इक्विटी वर्ड बोला जाए, तो फिर कुछ ना कुछ मेरी बातें याद करवाने से याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस तरह करते हैं, फर्स्ट पेज अपने सामने रखें, थोड़ा सा जरा आइडिया हो जाए कि हमारे सिलेबस में टॉपिक्स क्या हैं। डेफिनेटली ये टॉपिक्स की इस वक्त डिटेल बताना आपका मकसद नहीं है, लेकिन जरा टाइप टॉपिक्स के नाम अगर आपके सामने आ जाए तो मतलब जरा आगे चल सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में प्लीज, ये एसी चल रहा है, नहीं चल रहा, थोड़ी देर चला दो, बंद है मेरा, थोड़ी देर चला दो मेरे साथ, बाद में देख लेते हैं। जो सबसे पहले ग्रिड से दी हुई है, फर्स्ट पेज है ना सबके पास, उसको जरा बाद में देख लेंगे। जो एबीसी के सामने वेटेज वगैरह लिखी हुई, पहले जरा नीचे स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंसेस जो नीचे हेडिंग है उस पर आ जाए, ये जो नंबरिंग हुई है 1 से 16 तक, इसमें सबसे पहले आप इस तरह के नजर एक नजर देख के बताएं कुछ पुराना FA1 वाला टॉपिक है इसमें, जरा पकड़े पहना आप लोग, गेम शुरू करें। कोई ऐसा टॉपिक नजर आता था जो FA1 में भी था? कौन सा नजर आ गया सर? जे 16 आइए सवाल चलें किसी हद तक करें जिसमें चेंजेस इन इक्विटी थी, अदरवाइज ये नीचे जो पड़ा ना अपने नंबर 14 में, ये IFRS 16 है। आपने कौन सा पहले पढ़ा हुआ? इसमें कुछ IAS भी हैं और कुछ IFRS के नाम से भी स्टैंडर्ड हैं, तो तकरीबन सब कुछ ही नहीं है, लेकिन ये जरा ध्यान में है IAS और IFRS के नाम से जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें क्या फर्क है? वैसे ये एब्रिविएशंस का मीनिंग तो बताओ ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन IAS पहले आपके वैसे ही दो चार IFRS के नाम से स्टैंडर्ड ऐसे आपके सिलेबस में? हाँ, बुक जो आपने ली थी ICAP उसका नाम IFRS था, लेकिन उस नाम से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड आपके उसका सिलेबस में नहीं था। जस्ट टू रिकॉल, ये जो ICAP की अपने स्टैंडर्ड वाली नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये सिंपली इस तरह से है कि तकरीबन आज से 10-15 साल पहले जब स्टैंडर्ड्स बनते थे तो पुराने स्टैंडर्ड्स IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से बनते थे, और उसके बाद अब जो नए स्टैंडर्ड्स बनते हैं या पुराने स्टैंडर्ड्स में कुछ नया चेंज आने के बाद कोई नया डेवलप हो जाता है। सिंपली कोई नया स्टैंडर्ड अगर बन रहा है, चाहे पुराने को चेंज करके या किसी जगह कोई नई गाइडेंस की वजह से, तो वो स्टैंडर्ड फिर अब IAS के नाम से नहीं बनता, वो IFRS के नाम से बनता। तो जिस तरह 1 2 3 नंबरिंग होती है, उस तरह IAS की भी नंबरिंग थी, और IFRS के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये भी उसी नंबरिंग में। ठीक है, तो सिंपली बस इस तरह से शायद में थोड़ा सा रह जाना चाहिए कि IAS जो है ये पुराने स्टैंडर्ड्स के लिए रेफरेंस है, और जो नए स्टैंडर्ड्स अब बनते हैं वो IFRS के नाम से हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली जिस बुकलेट में इकट्ठा किया गया उस बुकलेट का नाम कलेक्टिवली अब IFRS, लेकिन IFRS की इस बुक में IAS और IFRS दोनों शामिल है। तो IAS आपके कौन कौन से सिलेबस में है, अगर एक नजर देख लेते हैं। IAS 1, IAS 10, 12, 21, 28, 37, और फिर एक और चीज और आगे लिखी हुई है, इस पर अंडरलाइन पे नंबर 6 में इफ्रिक एक वर्ड लिखा हुआ, देखिए मेरा दरवाजा बंद कर दो। और एक जरा नंबर 7 में देखें जरा, IAS 38 के साथ एक सिक लिखा हुआ। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, कंसंट्रेट करें, छोटी छोटी बातों जरा सुनना, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब IAS जिस जमाने में बनते थे, उन स्टैंडर्ड्स को बनाने के बावजूद अगर कोई ऐसी चीज अकाउंटेंट्स महसूस करते थे कि इस रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसके लिए गाइडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल IAS 23 जेन बनाया, IAS 23 क्या है? बोरिंग कॉस्ट, तो बोरिंग कॉस्ट में ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट डेट क्या होगी, सीज डेट क्या होगी, सस्पेंशन डेट क्या होगी, एक्सेट्रा। लेकिन अगर कभी अकाउंटेंट्स अप्लाई करते हुए IAS 23 को ये महसूस करें कि उसमें किसी स्पेसिफिक चीज की जो उन्हें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है,
उसकी गाइडेंस IAS 23 में नहीं है, तो देन अकाउंटेंट्स फिर अप्रोच करते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स का एक बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसमें पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बोर्ड जो है बेसिकली IFRS बनाता है। तो वो बोर्ड अपने जहन में जो चीजें उनकी होती हैं उनकी बेस पे स्टैंडर्ड बना देता है। लेकिन अगर अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए स्टैंडर्ड को महसूस करें कि किसी स्पेसिफिक चीज की गाइडेंस उसमें नहीं है, तो फिर अकाउंटेंट्स IASB वालों को अप्रोच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताएं अब इस स्पेसिफिक चीज का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए, किसमें क्या गाइडेंस नहीं है। IAS में, मैंने पहले IAS के वर्ड के साथ देखा, IAS में अगर कोई स्पेसिफिक चीज की गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो अकाउंटेंट्स फिर किसको अप्रोच करेंगे और उनसे कहेंगे आप बताएं कि इस हवाले से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जिस जमाने में IAS बनते थे, IAS के नाम से स्टैंडर्ड बनते थे, उस जमाने में अगर कोई IASB फर्दर गाइडेंस किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक देता था, किसी स्टैंडर्ड की फर्दर गाइडेंस देता था, तो उस गाइडेंस के लिए वर्ड था नंबर 7 में देखें, SIC। SIC अगर आप इनके एब्रिविएशंस के मीनिंग लिखना चाहें तो लिख लेना, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की गाइडेंस, ये कब जरूरत होती है, इस गाइडेंस की कब जरूरत होती है, जब IAS में उस चीज की गाइडेंस अवेलेबल ना हो जो प्रॉब्लम अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ी है। तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब बताता है उस एरिया के बारे में जो एरिया पहले IAS में डिस्कस नहीं हुआ था, उसके लिए फिर वो जिस नाम से गाइडेंस इशू करते थे उसका नाम क्या रखते थे, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस, और उसके लिए शॉर्ट वर्ड्स में एब्रिविएशन क्या बन जाती थी, SIC। ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर आजकल के जमाने में जब ये IFRS के नाम से स्टैंडर्ड बनना शुरू हो गए हैं, आजकल के जमाने में अगर अकाउंटेंट्स को किसी एरिया पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस IFRS में एज सच गिवन नहीं है, उसके बारे में अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो अब SIC के नाम से गाइडेंस की बजाय नंबर 6 देखें, IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। अगर ऐसी जगह है, इसका मतलब क्लास चाहे दोपहर के बाद हो या सुबह का टाइम हो, टाइम वही रहेगा। इधर मेरे यहाँ तक के वर्ड से SIC और IFRIC में का बेसिक क्या समझ आया और डिफरेंस क्या समझ आया, दोनों का बेसिक क्या है, बेस क्या है, दोनों में क्या है। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस किसी चीज की नहीं है, उस स्पेसिफिक चीज की गाइडेंस उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जिन डॉक्यूमेंट्स में IASB इशू करता है वो SIC कहलाती थी, और अब उनका नाम बस के फर्क ये, जब IAS का जमाना था तो SIC के नाम से इंटरप्रिटेशंस बनती थी, और अब जब IFRS के जमाने में ये गाइडेंस इशू की जाती है तो IFRIC के नाम से, इसकी एब्रिविएशन होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो अब ये भी उसी तरह जिस स्टैंडर्ड की नंबरिंग है 1 2 3 4, उसी तरह इनकी भी नंबरिंग्स है, लेकिन ये सारी 6 और सारी IFRICs आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक IFRIC नंबर 6, IFRIC 1 आपके सिलेबस में है और एक 632 आपके सिलेबस में है। बाकी डेफिनेटली जो चीजें आप यहाँ भी सिलेबस में नहीं है वो आपके वो सारे स्टैंडर्ड से फाइनल लेवल पे आपके सिलेबस में है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स आपने FR1 में पढ़नी है, कुछ फर्दर स्टैंडर्ड्स और गाइडेंसेस आप FR2 में पढ़ लेंगे, जो यहाँ भी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड्स, अब स्टैंडर्ड्स तो सबको पता ना, इसमें काफी सारे स्टैंडर्ड्स और भी तो बाकी रह जाएंगे, जो उसके लिए आपका इंतजार हो रहा है कि आप जल्दी से फाइनल लेवल पे पहुंचे और फिर उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ के बात खत्म करें। क्या फायदा सर, चले सर आगे चले सर। नंबर 8 IAS 41 एक एग्रीकल्चर के नाम से भी स्टैंडर्ड है। अभी मैं जस्ट एक वर्ड्स बोल रहा हूँ, डेफिनेटली बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज है,
फिर नंबर 9 10 बल्कि 9 और नंबरिंग जो 9 है बोर्ड पे देखेंगे, और नीचे जो नंबर 12 है ये FA2 के सिलेबस का एक मेन एरिया है। इन दोनों को इकट्ठा करके एक लफ्ज लिखना है, कंसोलिडेशन। एक मेजर टॉपिक्स में से टॉपिक है FA2 लेवल पे, कंसोलिडेशन। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। लेकिन मेरे सलाम तो 15 मिनट पहले हो गया था। फौजा साहब जज़ाकल्लाह सर, वालेकुम अस्सलाम। तो नंबर 9 एंड नंबर 12 को इकट्ठा करके कंसोलिडेशन वर्ड लिख लें। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनीज की। एक कंपनी ए होगी, कंपनी बी होगी, लेकिन अगर एक कंपनी ए कंपनी बी को खरीद ले तो फिर इनकी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठी भी कर ली जाती हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब सिंपली क्या होगा, कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले थोड़ा सा हमें आइडिया हो चुका है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स बना लिए हमने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। अब इनको इकट्ठा भी फिर किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन IFRS के नाम से एक तो नंबर 3 IFRS 3 और 10 हो गया। IFRS 8 है, 10 नंबरिंग में अगर देखा जाए। फिर IFRS 9 है, 15 है। ये जो है ना IFRS 16, एक था IAS 16, वो तो था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये है IFRS 16, ये लीज से रिलेटेड। अगर कोई एसेट लीज करवा लिया जाए तो जिस पर्सन ने लीज एसेट लिया है वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, और जिसने लीज एसेट दिया है वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये उसकी अकाउंटिंग। तो IFRS 16 रिलेट्स टू लीजेस और IAS 16 रिलेट्स टू, तो आपने पहले क्या पढ़ा था, IAS 16। बाकी फिर उसके बाद कुछ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी हैं आपके सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, और फिर कोड ऑफ एथिक्स है। टैक्स भी पढ़ा था सबने, तो जैसे उसमें कोड ऑफ एथिक्स सेकंड या थर्ड चैप्टर में था, उसमें यहाँ भी एक कोड ऑफ एथिक्स भी है। चलिए आज की डिस्कशन कुछ थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। आपको एक और सेट मिला होगा। अच्छा, बुक्स की भी आपने टेंशन ही लेनी, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 2-3 दिन में बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वो अवेलेबल हो जाएगी। मीन वाले जरा कुछ दिन जरा ये नोट्स काइंडली अपने संभाल लें, ठीक है। स्टार्ट कर लें पढ़ाई। चलिए अपनी डिस्कशन जरा लीज से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर खोलना मगा, बस कैलकुलेटर तो पकड़, वर्किंग्स करें साथ साथ। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी सर। आज से पढ़ाई शुरू तो हो गई है, लेकिन आपको मुसलसल अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखना है जब तक मैं ना बता दूं कि आज आखिरी क्लास। एक ये भी होता है कि आप अपनी मर्जी से सोच रहे थे बस काफी हो गया सिलेबस, लेकिन वो जो काफी हमारे मुताबिक हुआ होता है वो एग्जामिनर के पेपर के मुताबिक नहीं होता। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। यकीन आप नौजवान थक जाते हैं, लेकिन थक ना मना। किस दिन से आपकी ये बात मुझे इसके बीच में ऐड करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने कैलकुलेटर कहा तो आपने कहा आज से ही कैलकुलेटर, आज से ही कैलकुलेटर। ये टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, IFRS 16 लीज। इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें दो फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में, जो आपने FA1 में किसी ना किसी हद तक जरूर सुने होंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के दो फार्मूलाज होते हैं सर। वैल्यू यूज की एक वर्किंग होती थी, इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, कुछ न चीजें हमें FA1 में जो हमने पढ़ी थी वो भी हमें जरूरत पड़ेगी FA2 में। तो डेफिनेटली अब आपने वो पिछला खुद से नहीं पढ़ना, जितना जितना मैं याद कराऊंगा, जिस लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट होगी वो बस आपने मेरे साथ साथ रखना, ठीक है। लेकिन जब मैं कोशिश करूंगी कोई बनानी बात अगर जहन में आ सके तो आपने भी अपनी कोशिश जरूर करनी है। तो इम्पेयरमेंट लॉस मैंने एक वर्ड बोला, किसी का है जहन में? कैरिंग अमाउंट इज मोर देन वाली बात तो गिराने देते हैं, लेकिन उसमें आपने एक वैल्यू यूज की वर्किंग में प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले दो पढ़े। तो आपके पास लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है वो देख के बता दें क्या लिखा हुआ नीचे। एक डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला और एक एन्युटी का फॉर्मूला, जरा देख के बोल दें क्या लिखा हुआ। 1+i, या हो सकता है किसी ने आर पढ़ा हो इंटरेस्ट रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट या आई या आर, और -n एक कंपाउंडिंग भी होती है, इसकी बात नहीं हो रही।
प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग होता है फ्यूचर वैल्यू से आज आना, और कंपाउंडिंग होती है आज से फ्यूचर पे जाना, तो उसकी बात नहीं हो रही। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना तो माइनस एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स, आई स्टैंड्स फॉर पहले इसी की बेस पे थोड़ी सी वर्किंग करें, कैलकुलेटर पर लिखा होगा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। वो कहता है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, करने में सर 1 lakh rupees at the end of 5 years and suppose interest rate is 10%, आपसे रिक्वायर्ड है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। 1 लाख रुपया नहीं, जस्ट थोड़ा सा क्लियर करने बात, दोबारा रिवाइज करना। 1 लाख रुपीज आपने पे करना एट द एंड ऑफ द 5 years, तो इसकी अगर हम आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये 1 लाख रुपीज कब देना, आज वो 1 लाख जो 5 साल में देना उसकी आज वैल्यू क्या है, ठीक है। इन्फ्लेशन इस तरह के वर्ड सुने होंगे आपने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसका तरीका ये होता है, अभी एक अमाउंट इन्वॉल्व है, अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू में और मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला बोला दोबारा 1 एज इट इज है, इंटरेस्ट रेट जो है 10% है। मैथमेटिकली जब 10% मींस 10 पर 100 आप करेंगे, करके देखा करें प्लीज, क्लियर करा, 0.1 बन जाएगा। 10% मींस अगर 8% हो, अगर 20% हो, लेकिन जब ये 10 से कम हो जाएगा ना तो 0.08 जो मैंने बोला 8%, अगर आप 0.8 लिख देंगे तो 80% बन जाएगा। कैलकुलेट करा 8/100 तो 0.08 हो जाएगा। अगर मैं 12% बोलूँ तो 0.12 अगर 7% बोलूँ, ठीक है, मैंने 0.1 लिखा 10%, तो सिंपली 10/100 किया, तो रादर देन 10/100 लिखे आप सॉल्व करके लिख लेंगे। और माइनस एन जो लिखा होता है कितने पीरियड्स इन्वॉल्व है, -5 करें सॉल्व, अपने हाथ से भी लिख लेंगे, थोड़ी सी बात इसी पेज पे लिखना चाहिए। जी सर जी, लास्ट लाइन में से कौन सा बता दें, लास्ट लाइन में कोई भी नहीं, सॉल्व करके आंसर बता दें सर। नहीं, 1 लाख माइनस क्या आंसर आएगा, 6209 बस राउंड ऑफ पहले रुपीज में, ठीक है। -1 नहीं पूछा था बेटा मैंने, कितने साल बाद पैसे देने थे, अगर 6 साल बाद देने -6, 1 साल बाद देने -1, तो हाउ टू यूज दिस फार्मूला ऑफ एन्युटी, सॉरी फार्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू ले 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को पॉइंट्स में लिखें सॉल्व करके, और माइनस नंबर ऑफ पीरियड्स करना। एनी कंफ्यूजन? सेकंड एग्जांपल देखें इसके फौरन बाद, a company is required to pay 1 lakh rupees at the end of, यहां से अंडरलाइन करें, at the end of each year for how many years, अब इसका क्या मीनिंग हुआ, 1 लाख देना, अब हमने 1 लाख रुपीस पे करने नेक्स्ट 5 इयर्स में, और हर साल के एंड में 1-1 लाख करके कितने लाख हो जाएंगे, लेकिन 5 लाख इकट्ठा देना है या 1-1 लाख करके 5 इंस्टॉलमेंट्स में सॉर्ट ऑफ पे करना, ठीक है। इसको समझने के लिए काइंडली एक सेकंड बोर्ड पर देखना, जिससे मैथ्स वगैरह में क्यूएम में पढ़ा होगा आपने, फॉर लेट्स अज्यूम अगर आज डेट हो 1 जनवरी 2020, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो पहला 1 लाख कब दे रहे होंगे, 31 दिसंबर 2020, ठीक है। दूसरा 1 लाख 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022, 23 एंड 24, हाँ जी 4 है ना, सॉरी 5, तो 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है। सेंटेंस क्लियर हो गया सबको? 1 लाख रुपीज इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अब बोर्ड पे जरा देख के बताएं, इसकी डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है? हो सकती है, कैसे? पहला जो 1 लाख है वो आज से कितने साल बाद है,
इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस 0.1, अगर वही 10% रेट है तो -1, दूसरा कैसे होगा -2, तीसरा -4, -5, रजिस्टर खोलें जरा, ये लिख के कीजिएगा लास्ट। पहले इसका जरा डेट्स लिखें और अलग-अलग सॉल्व करूंगा। ये थी देख सकते हैं मेरी इस बार फॉर्मूला यूज करें, करनी लिखें, वर्किंग्स करें, आंसर्स लिखें। आंसर पॉइंट्स में अगर आ रहा है तो काइंडली राउंड ऑफ रुपीस में करें। ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा, करें आप लोग, करें लिखो, मैच कर दीजिएगा उसमें। जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं आप कर लें, जिन्होंने कर लिया वो देख लो। कैलकुलेशन का प्लीज वे सबको समझ आ गया? कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व हो रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है? सम भी करना है इसका। ये जो इस वक्त आंसर है ये तो है इंडिविजुअल 1 लाख रुपीस की अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये देखना है कि 1 लाख रुपीस जो हर साल के एंड में 5 साल तक पे होना है, तो उन सब 1 लाख रुपीस की अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक सम करेंगे। 379 0 7 8 या 9, वो बेटा राउंडिंग ऑफ की वजह से सर माइनस करके 9 तो नहीं आएगा, ये भी प्लस करके आएगा, वो ऊपर कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई एक आध रुपया इधर उधर हो गया। इतनी चैलेंजिंग बात आपने कर दी, इसका क्या जवाब? बहरहाल प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? 7 8 या 7 9 के अलावा तो नहीं कोई आंसर? 379079 का मीनिंग बताया जरा अपने लफ्जों में जरा। नहीं वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको, प्रेजेंट वैल्यू किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? ये किस 1 लाख रुपीस की है? किसी एक स्पेसिफिक 1 लाख की नहीं, वो 5 इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख की आफ्टर एवरी 1 ईयर पे होंगी, उन सब की कंबाइंड प्रेजेंट, ठीक है?
तो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की, हम इसे सिंपली इस तरह नहीं कर सकते थे कि हम 5 लाख रुपए लेते, बोर्ड पे देखें, हम 1 लाख रुपीस को इकट्ठा कर लेते, 5 लाख बना लेते और सिंपली फार्मूला लगा लेते। उसमें क्या मसला, उसमें क्या मसला? ये जो मैंने काम किया ये कब हो सकता है? 5 लाख रुपए ने इकट्ठा पे होता 5 साल बाद। तो इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। इस लाइन में, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि हर साल के बाद 1-1 लाख ने पे होना। तो जो पहले साल बाद 1 लाख है उसकी प्रेजेंट वैल्यू -1 करके अलग आएगी, फिर -2 -3 अलग आएगी। ये कब हो सकता था? जब 5 लाख रुपए ने 5 साल बाद इकट्ठा पे होना। प्लीज क्लियर? अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं और उनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू अगर चाहिए, तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि हम उनकी स्पेसिफिकली अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके फिर उनका टोटल। क्लियर हो गया प्लीज? लेकिन डेफिनेटली जरा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, हमें 5 स्टेप्स में वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसी को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। पेज के जरा मिड में आ जाए, एक एन्युटी का फॉर्मूला लिखा होगा तुम्हारा। ये एन्युटी का फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं बात जो करने लगा बेटा वो जरा दोबारा क्लियर कर लें। अगर हम एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके प्लस किया जा सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेट्स से अगर 10 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती, 15 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती, तो हमें अलग-अलग वर्किंग करनी पड़ती। तो उसी का एक शॉर्टकट वे ये है कि हम रादर देन ये 5 अलग-अलग कैलकुलेशंस करें, ये डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले की बजाय हम एक एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एन्युटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये 3 अगर कंडीशंस मीट होंगी तभी यूज हो सकता है। इस फार्मूले को पहले पढ़ने जरा, एक दफा देख के बोलने जरा क्या लिखा हुआ। 1 माइनस 1 प्लस आई फिर माइनस एन है और फिर डिवाइड बाय आई करके फिर एक पूरी एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बना हुआ। तो इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो बाद में करते हैं। इसके नीचे 3 लाइंस लिखी हुई हैं या 2 लाइंस का है, वो जरा मेरे साथ एक एक वर्ड जरा सही तरह समझ के पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कब हो सकता है? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, वही अबव जो ऊपर लिखी हुई आपने की है, वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। लेकिन कब? इफ देयर आर नंबर 1 मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट। अगर एक ही अमाउंट है, 5 लाख रुपया 5 साल बाद, 3 लाख रुपया 10 साल बाद, 8 लाख 8 साल बाद, 1 लाख 4 साल बाद, अगर एक ही अमाउंट इन्वॉल्व है तो एन्युटी का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1 प्लस आई माइनस। अगर एन्युटी का फॉर्मूला यूज होना तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा अमाउंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स का। नंबर 2 लेकिन आगे, however the formula can only be used if the amounts are same। अगर 1 लाख है तो फिर 1 लाख ही हो, अगर 50,000 है, अगर फॉर एग्जांपल हैफेजेड अमाउंट्स हो रहे हैं, 1 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 3 लाख है, फिर 50,000 है, फिर एन्युटी का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक से ज्यादा तो है लेकिन फिर सेम अमाउंट्स नहीं। और एक तीसरी चीज है, इंटरवल का मतलब है यहाँ टाइम गैप। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है 1 लाख की, वो 1 साल बाद है, दूसरी अमाउंट है वो सपोज 1.5 ईयर्स के बाद है, कोई तीसरी अमाउंट है 5 साल बाद है। तो अगर उनका गैप भी सेम नहीं है तब भी यूनिटी का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकेगा। क्या क्या सेम होना चाहिए? अमाउंट भी सेम और उनका जो टाइम का गैप है, जिससे हमारी इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपीज पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहला लाख 1 साल बाद, फिर दूसरा 1 साल बाद, फिर साल 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 का गैप। तो अगर गैप सेम ना हो या अमाउंट सेम ना हो तो फिर हम एन्युटी की बजाय डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अदरवाइज बातों को ज़हन में रख के अपनी ऊपर वाली लाइन देखें जरा, 1 लाख पेएबल एट द एंड ऑफ 5 years, at the end of the year for the next 5 years, ये बात अप्लाई होती है? क्या एक से ज्यादा अमाउंट है सर? क्या वो सेम है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और क्या उनका जो टाइम का गैप है वो भी सेम है? तब हमने ये जो 5 वर्किंग्स की हैं, उन 5 वर्किंग्स की बजाय हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके भी ये जो टोटल फिगर आई है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहेगा प्लीज, जरा मेरी तरफ देख के बोल दें फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है एक दफा मेरे से देख लें, फिर नेक्स्ट वर्किंग्स आप काइंडली खुद कीजिएगा। एन्युटी का फॉर्मूला बेटा अगर अप्लाई करना, मैं उसी डाटा पे कर रहा हूं जो ऊपर आपके पास था। पेज पे ऊपर देखें वो जो फर्स्ट लाइन, जिस लाइन पे हम 1 लाख रुपीस 5 ईयर्स तक पे करनी है। एन्युटी का अगर फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है तो आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेंगे, 500 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहला स्टेप क्या है? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। देन आप अपनी काइंडली फॉर्मूला जरा देख के बोलना है ताकि जरा ये थोड़ा सा याद हो जाए, और एक दो दफा अप्लाई करते हैं ताकि बिल्कुल टिप्स पे आ जाए। तो देन फॉर्मूला बोले आप क्या लिखा हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेट है माइनस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अभी नंबर ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट्स, और डिवाइड बाय 0.1
तो जब रेट लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखेंगे, आप भी कहीं लिखें और इसको सॉल्व करके देखें। लेकिन इन चीजें आपने सुनी हुई हैं, पढ़ी होंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ सही तरह रिफ्रेश करें। पहले डिफरेंट शायद, लेकिन अब कैलकुलेटर पे स्टेट वर्किंग भी हो जाएगी। कर ले सॉल्व, कर ले। कैलकुलेटर को भी जरा रनिंग कंडीशन में लेके आना, ये भी जरा तकरीबन इसमें 15-20 दिन का रेस्ट किए एटलीस्ट, जैसा ज्यादा ही होगा। ये सर आंसर सर सबको अप्लाई करना पता है? जो लोग नहीं कर रहे उन्होंने कर लिया होगा, जो मुझे देख रहे हैं उन्होंने कर लिया होगा। जी आंसर क्या आ रहा है? 3790789 पे राउंड ऑफ कर। एनी कंफ्यूजन इन दिस एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्मूला? वर्किंग समझ आ गई? लेट मी कंक्लूड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिगर आ गई सबकी? क्या जो पहले वर्किंग की थी हमने ऊपर अलग-अलग और उन्हें प्लस करके टोटल आंसर फाइंड आउट किया था, क्या वो गलत था? बिल्कुल सही था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। उस टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो, और डेफिनेटली करना चाहिए एग्जाम में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? अगर एक से ज्यादा अमाउंट हो, नंबर वन, सेम अमाउंट हो, और नंबर थ्री टाइम इंटरवल सेम हो, तो आंसर बेटा सेम ही आएगा, इसी पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप इस तरह करें, करनी दोबारा एन्युटी का फॉर्मूला देख के अपने आप को जरा सुना लेना, इन वर्ड्स के सारे फॉर्मूला, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एन्युटी का तभी होगा अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स होंगी, सेम होंगी और टाइम गैप सेम। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए आइए तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। इस पेज, फर्स्ट पेज के नीचे बोर्ड पे भी है। 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹71465 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कितनी इंस्टॉलमेंट्स है सर? रेट है जी 16%। क्या एन्युटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है? क्या अमाउंट सेम है? क्या उनका टाइम गैप सेम है? क्या है टाइम गैप? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गए, सेम अमाउंट्स है, अब 4 साल तक है। अप्लाई करें जरा, खुद से लिख के जरा सॉल्व करें। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं 71465, 1 माइनस 20 बोल के जरा याद दहानी करवाएं अपने आप को, 16%.16 माइनस माइनस बताएं, -4 मीन्स क्या है? 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जो आंसर आएगा काइंडली वो अपने प्लीज सही राउंड अप करना, बस करें सर जी, करें, क्या हो मुझे क्यों उससे से देखें। जी फ्रेंड्स को बता दें आंसर एंड में से। जी इब्राहिम तुम भी बता दे कितने? 199972। क्या है ये 199972? ये है क्या? किसकी प्रेजेंट वैल्यू? 71,465 की। 71,465,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट। जरा कैलकुलेटर पे लिखें 71,465 और मल्टीप्लाई 4 कर दो। 71,465 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये क्या है? ये क्या है?
ये 28 समथिंग शायद आ रहा है, ये क्या चीज है? ये वो टोटल अमाउंट है जो हमने 4 साल में पे करनी है। तो इसकी स्टेट में प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं? ये जो अमाउंट आई है 285 समथिंग, ये इकट्ठे 4 साल बाद नहीं है, ये एनुअल गैप से अलग अलग 4 इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर हो रही है मेरी बात है? तो ये बेसिकली जो 285 समथिंग की जो अमाउंट आई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन उसकी इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं ले सके हम? उसने इकट्ठा पे नहीं होना, उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे होना। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। For annual installments of rupees 2000, underline the next line, payable at the beginning of year. अभी तक जो हम 2-3 वर्किंग्स कर रहे थे इसमें एंड ऑफ द ईयर कंसंट्रेशन रखनी है, बोर्ड को देखने से रख सकते। फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है 2000 रुपीज की, लेकिन पेबल अब हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर को समझने के लिए कैसे सोचा जाता था या सोचा जाएगा, लेट्स अज्यूम, बात सही तरह क्लियर कर लें। आज अगर डेट है 1 जनवरी 2020, आज अगर हम 1 जनवरी 2020 पे खड़े हैं तो पहला 2000 कब पे होना है? आज से शुरू। 21 साल वाला किस डेट पे हो रहा है? किस साल वाला 2000 किस डेट पे हो रहा है? 2020 वाला 2020 रुपीज 2020 वाली 2000 रुपीज की अमाउंट पीरियड के स्टार्ट पे हो रही है। नेक्स्ट डेट पे कौन सी रेलिवेंट आएगी? नहीं, अब 31 दिसंबर क्यों नहीं आएगा? अब एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो 2021 का 1 जनवरी, यहाँ जो मैं 2000 लिख रहा हूँ, ये 2000 रुपीज जो है 2021 वाले हैं जिन्होंने 2021 के स्टार्ट पे हो। नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 1 जनवरी 2022 वाला जो 2000 रुपीज की अमाउंट है उसने उस साल के स्टार्ट पे होना है। और लास्ट पर 1 जनवरी 2023 2000 रुपीज। क्लियर? ये डेट्स क्लियर होगी। तो पहले मैं 31 दिसंबर क्यों लिख रहा था जो मैंने ऊपर लिखा? एट द एंड ऑफ द पीरियड है। अभी एंड की बजाय बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। अगर लेट्स अज्यूम मैं कहूं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और लेट्स अज्यूम 1 जनवरी की डेट है, 1 जनवरी 2021 है, तो नेक्स्ट डेट क्या बोलेंगे? 1 फरवरी 2021, ठीक है, 1 मार्च, 1 अप्रैल एंड सो ऑन। क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर एनुअली पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है और हम जिस डेट पे खड़े हैं, इसका मतलब पहली अमाउंट उसी दिन पे हो जाती है। ठीक है, अब जरा दोबारा एक सेकंड बात फाइनली जरा सुनो, डेट्स क्लियर होगी। अब अगर हमने बेटा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू किस डेट पे कैलकुलेट होती है? नहीं, वो भी आज ही, प्रेजेंट वैल्यू आज है। तो जो आज डेट है वो क्या लिखी है मैंने? 1 जनवरी 2020। तो ये जो पहला 2000 रुपीज की अमाउंट, पहली 2000 रुपीज की अमाउंट है, क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 2000 ही है? तो ये आज इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू पे 2000 ही है, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड नहीं, ये आज ही है, तो ये आज ही की वैल्यू है। तो इन अदर वर्ड्स अब वो 3 अमाउंट्स बस रह जाएंगी जिसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी 3? ये वाली 3 है। अब इन 3 अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? कैसे? ये जो पहला 2000 है सर्कल के अंदर -1 हो जाएगा, सही है। ये पहला 2000 का क्या होगा? पहला जो 2000 ये वाला विदाउट सर्कल, ये तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू है। अब जो सर्कल में मैंने लिखा है उसमें पहला जो 2000 वो -1, फिर नेक्स्ट वन और -3। तो अब वो 3 अमाउंट्स हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू बस कैलकुलेट होनी है। पहले की प्रेजेंट वैल्यू 2000 एज इट इज। तो इस केस में कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम में आपने कोई अलग फॉर्मूला भी पढ़े हो, हमने जो अभी ऊपर पेज पे फॉर्मूला देखे उन्होंने ही यहाँ अप्लाई होता है। आप मुझे ये देख के बताएं, ये डाटा मैंने आपके सामने लिखा है, क्या एन्युटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है? जो 3 अमाउंट सर्कल में उनमें एन्युटी का फॉर्मूला इसलिए यूज हो सकता है, एक से ज्यादा अमाउंट है, सेम है, एनुअल गैप, ठीक है। तो तरीका इसका क्या हो गया, वे ऑफ क्या हो गया? पहला जो 2000 है वो तो एज इट इज आ गया प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। ये जो फर्स्ट 2000 रुपीज में एज इट इज लिखा हूं, सबको क्लियर है? देन इसके बाद ये 3 अमाउंट है जिनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने लेनी है। तरीका क्या है? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, देन क्या करें, प्लीज करवा दे पहले 1 माइनस 1 प्लस रेट था आपका, इसमें डाटा में 10% दिया हुआ है, माइनस बता दें, माइनस बता दें, पहले आपने 4 क्यों लिया ऊपर जो वर्किंग की एट एंड, उसमें वो चारों अमाउंट्स में
इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, प्रेजेंट वैल्यू लेनी थी, तब आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस केस में अगर इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आ जाए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप अलग ले लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और फिर जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स रह जाएंगी उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो सेम है, एक से ज्यादा है, तो एज इट इज एन्युटी का फार्मूला लग जाएगा। पहले लिखें भी, सारा एक्सप्लेन कर लें और फाइनल आंसर लिखें। सुबह तो भाई नींद आ गई है सर। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? बहुत से बच्चों ने बड़ा लेट ज्वाइन किया ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। पहले प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया गया, शुरू से आदत बनाए सही। एनी कंफ्यूजन एनीवे, नोट कर लें सीधा, कहीं ना कहीं लिखें, चाहिए इसी के साथ लिख लें, किसी बुक पे लिख लें, पेज पे लिख लें, नोट्स पे लिख लें, जरूर लिखें। ये आपको सेंड हो गए, लेकिन चंद इंदिरा कैंडी सॉफ्ट कॉपी से गुजारा कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके पास बुक भी पहुंच जाएगी। तो इसकी इससे टेंशन ना लीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ साथ साथ में दूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़े। ये बेटा आपको डिस्पैच हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह घर पहुंचेगी। जी आंसर बताओ, अभी टोटल करके बताएंगे, आप फर्स्ट 2000 प्लस करेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। जी इज इक्वल टू 6974। ये फर्स्ट 2000 एज इट इज ऐड होने की सेंस सबको समझ आ गई है? एनी कंफ्यूजन है? चलो मेरे ख्याल आज इतना काफी है, शायद कुछ ज्यादा ही ना हो जाए। कल से सही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक आध दिन मेरे ख्याल आपको भी यूज टू होते लगेगा। आज की बात डिस्कशन नहीं, मतलब मैं थक गया हूँ शायद, आप तो नहीं थके? कोई नहीं, पहला एक दिन ही काफी, मेरे ख्याल इसको काफी समझ के रिलैक्स कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। एनी कंफ्यूजन फॉर टुडे सर? चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी टाइम पे। याद रखनी है सर ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आज हुई हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लास? आप कितने बजे आएंगे? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये पेजेस स्टैंड हो रहा है, कुछ दिन संभाल के रखना भी है। ये बड़ा अपने टाइम पे इंशाल्लाह। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा सर? ये बड़ा सेम ही FA2 पहले थी वही। इसके लिए भी -1 ही लगा जी, वही 3 हो गया, वही 4 -1 करने की बजाय स्ट्रेट अवे 3 कर, लेकिन आंसर तो वही है, इसलिए तो मैंने कहा ना इसे टाइम वेस्ट। ये लो